हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस के बारे में। ये जो है ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से साथ ही साथ अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस है वर्ल्ड वाइड, साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिक। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप स्टडी आईएएस की यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से, दैट इज 38 पैरेलल। 38 पैरेलल है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। आप देखेंगे कि 38 पैरेलल का मतलब क्या है। तो जो अर्थ है हमारी, अपने जो ज्योग्राफी है उसमें पढ़ा होगा कि अर्थ के यहाँ ऐसे वर्टिकल लॉन्गिट्यूड होते हैं। ओके, और हॉरिजॉन्टल में हम अर्थ को बात करें तो अर्थ को पैरेलली डिवाइड किया है लैटिट्यूड्स में। तो जो 38 पैरेलल है, दिस इज नथिंग बट 38 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उससे पहले जो कोरियन पेनिनसुला था ये जापान के कब्जे में था, जापान इस पर रूल करता था। बट क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जापान हार चुका था, तो यहाँ पर कोरिया को दो भागों में तोड़ लिया गया। यहाँ पर जो ऊपर वाला इन्फ्लुएंस है वहाँ पर रसिया का इन्फ्लुएंस हो गया, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर यूएसए का इन्फ्लुएंस आने लगा। तो आप देखेंगे आज भी जो नॉर्थ कोरिया है ये रशियन डिज़ाइन पे चलता है, और जो साउथ कोरिया है वहाँ पर डेमोक्रेसी है। अब क्या हुआ, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इस तरीके से अलग कर दीजिए आइडियोलॉजिकली वाइज भी, तो यहाँ पर एक वॉर भी हुई, कोरियन वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइड किया था इनको 38 पैरेलल के पर्सपेक्टिव से किया था। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन बनाई गई, यहाँ पर काफ़ी मिलिट्री थी, पूरे वर्ल्ड का सबसे हैवीली मिलिटराइज्ड एरिया बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर लोगों को हटाया गया और एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जो लगभग 38 पैरेलल के पास ही था। तो आपको याद रखना है कि जो 38 पैरेलल है ये कहाँ किस किस के बीच में लाई करता है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी है। ठीक है, फिर हम बात करें 49 पैरेलल की, तो जो यूएसए है, यूएसए पहले ब्रिटिश की कॉलोनी था। जब यूएसए ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुआ, ये जो ऊपर का हिस्सा था यहाँ पर फिर भी ब्रिटिश का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुई जिसका नाम है एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन 1818। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये 49 पैरेलल लिया गया, और इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो 49 पैरेलल है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और जो नीचे वाला है क्योंकि यूएसए आज़ाद हो चुका था तो वो अपने हिसाब से कौन कर सकता है। ठीक है, बाद में ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसको कनाडा था, ये कनाडा बन गया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कनाडा भी आज़ाद हो गया। तो आज जो बाउंड्री है कनाडा और यूएसए की, ये बेसिकली 49 पैरेलल है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 49 पैरेलल किसके बीच में, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए और कनाडा, और ये किस ट्रीटी के अंतर्गत साइन किए गए थे। तो ओरेगन ट्रीटी, आपको ओरेगन ट्रीटी ऑफ 1846 आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हम थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक चलते हैं, तो हम बात करेंगे दुरंत लाइन की। तो इंडिया के आप वेस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान, उससे इधर जाएंगे तो अफगानिस्तान आपको मिलेगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपको जो जगह है, ये आपको जो बाउंड्री है इनकी, ये दुरंत लाइन से बनाई जाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब ये क्या हुआ था, 1893 में सर मोर्टिमर दुरंत गए थे अफगानिस्तान लोगों के पास। उनसे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था ब्रिटिश एम्पायर ने कि किस तरीके से हमको तोड़ना है। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन एग्रीमेंट के द्वारा बनाई गई जिसको हम बोलेंगे दुरंत लाइन, जिसने अफगानिस्तान और यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको सेपरेट कर दिया गया था। एक्चुअली सेकंड अफगान वॉर जब हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर, तो उसमें ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से हराया था। उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को हराया, तो पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटिश का चला गया था। ऊपर से यहाँ से रशिया भी कर रहा था। तो अभी यहाँ पर 1893 में ब्रिटिश लोगों ने ये समझा कि अभी सबसे अच्छा ये रहेगा कि यहाँ पर जो बाउंड्री है इसको पक्का कर लिया जाए। और यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इस समय पे फायदे में भी थे क्योंकि काफ़ी सारा जो पश्तून इलाका था जो अफगानिस्तान के अंदर आता था पहले, जो जैसे हम देखें खैबर पख्तूनख्वा, तो ये सारा का सारा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया। राइट, तो आपको याद रखना है कि दुरंत लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है, के बीच में है, और साथ ही साथ ये आज भी इन दोनों की इंटरनेशनल बाउंड्री है ये जो बनाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिया चाइना। आपने काफ़ी न्यूज़ में सुन रखा होगा इंडिया चाइना के जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है। तो जो मैकमोहन लाइन है, तो मैकमोहन लाइन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जिसमें आपका सिक्किम भी आ जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा, इसको इंक्लूड करती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सर हेनरी मैकमोहन है, वो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा गए थे तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए, और उन तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव और सर हेनरी मैकमोहन ने डिसाइड किया था कि ये हम बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और फिर ये हमने मैकमोहन बाउंड्री यहाँ पे घोषित कर दी है, पूरी अपनी मैकमोहन बाउंड्री बन गई, आपको दिख रही होगी। तो ये जो लाल लाल से, अब क्या हुआ कि जो चाइना है, जब मेनलैंड चाइना के पास पावर आई, तो मेनलैंड चाइना ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं, तिब्बत वाले तो हमारे अंदर आ सकते हैं। मतलब तिब्बत को उन्होंने कब्जा लिया था, एनेक्स कर लिया था, और सीधी सी बात उन्होंने ये कही, क्योंकि आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, क्योंकि चाइना से बात ही नहीं, और ये एरिया चाइना के अंदर है, तो इस मैकमोहन लाइन का कोई मीनिंग है ही नहीं। बट इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया स्टैंड रखता है कि ये जो मैकमोहन लाइन है यही हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आज भी हम देखेंगे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, फिर जो सिक्किम हुआ, सिक्किम पहले एक एसोसिएट स्टेट था, अब हमारा एक रियल स्टेट हो चुका है, एक यूनियन स्टेट बन चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना के बीच में, और किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है ये समझना आपको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में। तो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो पार्टीशन में रेड क्लिफ जी है ये ब्रिटिश ऑफिसर को बुलाया जाता है, और यहाँ पर इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था। अब इसमें बोला जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है इसमें काफ़ी गलतियाँ भी की गई। ठीक है, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे इलाके थे जो हिंदू डोमिनेटेड थे, या फिर ऐसी जगहें थी जो इंडिया के अंदर आनी चाहिए थी पर वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। ठीक है, बट यहाँ पर आपको याद रखने की बात है कि सिर्फ जो वेस्टर्न इलाका है यहाँ पर ही रेड क्लिफ लाइन नहीं है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस समय का, जो ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, जो आज बांग्लादेश है, तो उसमें भी रेड क्लिफ लाइन ही बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि किस-किस देशों के बीच में लाइन ड्रॉ करती है रेड क्लिफ लाइन, दैट इज़ इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। राइट, फिर हम बात करते हैं मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही हम
जॉनसन लाइन को भी देखेंगे। तो ये जो कश्मीर का इलाका है, ठीक है, तो जिसको यहाँ पे ये जो अक्साई चीन है, तो मैकार्टने मैकडोनल्ड लैंड इज अ प्रपोज्ड बाउंड्री इन द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ अक्साई चीन। ऑब्वियसली इट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू द चाइना 1899। ठीक है, तो इसको चाइना के लिए हमने प्रपोज किया था, चाइनीज़ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो फिर हमने जो पुराना हमारा था जॉनसन अर्धगा लाइन, इसी को हमने ओरिजिनल मान लिया था। अब जॉनसन अर्धगा लाइन कौन सी है, तो ये आप जो देख रहे हो ये वाली ब्लू वाली, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है हमारी जॉनसन अर्धगा लाइन। ठीक है, जो पहले ब्रिटिश ने चाइनीज से मांगी थी। फिर क्या हुआ, चाइनीज क्लेम करने लगा कि ये एरिया तो इनका है। तो फिर एक मैकार्टने मैकडोनल्ड जी थे, सर क्लॉडी मैकडोनल्ड, उन्होंने बात की कि ये जो है ये देख रहे हो आपको डैश डैश, ये हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा ब्रिटिश एम्पायर रहेगा, इसके बाहर आप अपना चाइना चलाइए। पर इन लोगों ने, चाइना जो थे, उन्होंने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपना जो पुराना स्टैंड था कि जो ब्लू वाली लाइन है जॉनसन लाइन, इसको ही हम अपना ओरिजिनल लाइन मानेंगे, और आज भी हम जो ओरिजिनल लाइन है अपनी जॉनसन लाइन को मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ ऐसे बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंध रखती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए किस किस देशों के बीच में है। जैसे कि 17 पैरेलल, ये एक समय पर जो वियतनाम था ये टूट गया था 1954 के जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। ये कब टूटा था, जब कोरियन वॉर खत्म हुआ था उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में। तो वहाँ पर जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग कर दिया गया था। तो किससे किया था, 17 पैरेलल से। ठीक है, 17 पैरेलल याद रखिएगा। फिर उसको यूनिफाई, जो वियतनाम है उसको यूनिफिकेशन हुआ 1976 में। फिर उसके बाद 17 पैरेलल को उतना रिलेवेंस रह नहीं जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 17 पैरेलल है वर्ल्ड हिस्ट्री में किससे रिलेट करता है, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम से। ओके, फिर हम बात करते हैं 20 पैरेलल। अब इसके बारे में आपको हिस्ट्री जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए किस किस देशों के बीच में। तो लिबिया और सूडान के बीच में जो है वो है 20 पैरेलल, आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं जो 22nd पैरेलल है, 22nd पैरेलल इजिप्ट और सूडान को के बीच में जो बाउंड्री है इसको ड्रॉ करता है। आप देख रहे हो सीधी बाउंड्री ड्रॉ की गई है। एक्चुअली क्या होता था कि जो अफ्रीका था, अफ्रीका में काफ़ी सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस होते थे यूरोपियन पावर्स के और जैसे अमेरिकन पावर्स के। तो यहाँ पर जो यूरोपियन पावर्स और अमेरिकन पावर्स है, इन्होंने ही अपने हिसाब से बाउंड्री ड्रॉ कर ली थी, और आज भी हम देखते हैं कि वही बाउंड्री एग्जिस्ट करती है काफ़ी जगह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 25th पैरेलल की। तो 25th पैरेलल है, ये मॉरिशियाना और माली के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, इसमें क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो यहाँ पर फ्रांस हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या हो गया, जर्मनी, बेल्जियम। ठीक, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी डिफेंसिव लाइन्स बनाई थी बचने के लिए कि जब कोई भी अटैक होगा तो हम बचनेंगे। तो इट वाज अ जर्मन डिफेंसिव लाइन इन द फ्रेंच हिस्ट्री टेरिटरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पे हिंडनबर्ग लाइन बनाई गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था तो जर्मनी हार गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद 1919 में तो फिर इस लाइन का उतना मतलब नहीं रह गया था क्योंकि वॉर खत्म हो गई थी। बट फिर भी आपको याद रखना है कि हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फिर इससे रिलेट करती है आपकी सिगफ्रीड लाइन। जो सिगफ्रीड लाइन है ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और द सेम कंसेप्ट वाज फॉलोड हियर। इट वाज बिल्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ हिंडनबर्ग लाइन। ये जो हिंडनबर्ग लाइन आपने देखी, इसको ही थोड़ा एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने के जो वेस्टर्न फ्रंट पे था वर्ल्ड वॉर 1 के, वहाँ पे बनाया गया। तो जो बीमार रिपब्लिक था, मतलब ये जर्मनी था, क्योंकि यहाँ पर आधा आधा इंकर्जन कर रहा था, तो फिर इसको बनाया गया। तो आप देखोगे जो सिगफ्रीड लाइन है ये लाल कलर से यहाँ पे शो हो रही है आपकी, और जो मैग्नेट लाइन है, जो नेक्स्ट लाइन हम जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं, वो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये डिफेंसिव कर लिया और यहाँ पर ये इन्होंने डिफेंसिव कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, जर्मनी यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे इनकर्जन कर रहा है। अब इनकर्जन करेगा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 होगा। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो फिर आ गया था। तो यहाँ पर बात की गई तो इट वाज़ अ डिफेंसिव लाइन्स बाय द फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन-सी बन गई थी, सिगफ्रीड लाइन। तो फ्रांस ने क्या किया था, अपना एक यहाँ पर उन्होंने लाइन बनाना स्टार्ट कर दी डिफेंसिव लाइन, जिसका नाम बोला गया मैग्नेट लाइन। ओके, फिर आता है कि मैनी-हेरेम लाइन। ठीक है, ये रसिया और फिनलैंड के बीच में है। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट था। फिनलैंड बिल्ट दिस एज़ अ डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन फॉर द विंटर वॉर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सोवियत यूनियन हो सकता है यहाँ पे इनकर्जन कर रहा हो, तो जब इनकर्जन कर रहा था तो यहाँ पर उन्होंने बचने के लिए डिफेंसिव ये वाली जो लाइन है मैनी-हेरेम लाइन, ये बनाई थी। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मैनी-हेरेम लाइन किससे, रसिया और फिनलैंड से रिलेट करती है। ठीक है, फिर जो एक और लाइन है जिसका नाम डिस्कस करना ज़रूरी है, वो है ऑर्डर नीसी लाइन। ठीक है, ये किस-किसके बीच में, तो ये जो पोलैंड है और जर्मनी है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका जो नाम है ये किस तरीके से आया, तो जो रिवर्स हैं ओडर और लोसियान नेसी रिवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये बनाई गई। आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, ये आपको रिवर दिख रही है, और ये अपनी यहाँ पर ये जो लाइन है ये बनाई गई। ठीक है, ये डिमार्केट्स द फॉलोइंग जर्मन बॉर्डर। आज भी जो बॉर्डर है पोलिश और जर्मन का, ये वह डिमार्केट करती है टू द पोट्सडम कॉन्फ्रेंस। तो आपको याद रखना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस। बाद में जो यूनिफाइड जर्मनी बनाया गया 1990 में, उसने इस लाइन को रिकॉग्नाइज भी किया। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने अलग अलग लाइन्स डिस्कस की। ठीक है, 49 दुरंत लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैकार्टे मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन, 17 पैरेलल, 20 पैरेलल, 22nd पैरेलल, 25th पैरेलल, हिंडनबर्ग लाइन, सिगफ्रीड लाइन, मैग्नेट लाइन, मैनहेरन लाइन, ऑर्डर नेसी लाइन। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर ये वीडियो देखा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस डाउट को हम श्योरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।